हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का लेसन है। हिस्ट्री का लेसन 2 है। लेसन 2 है नए राजा और राज्य। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपने हासिल कर ली है, बहुत सारी चीज़ें आपने जान ली हैं, आपने पढ़ लिया है। ये एक रिवीजन है, रिवीजन क्लास है, जिसमें आप समझेंगे कि इस लेसन में, इस पाठ में क्या दिया गया है, किन के बारे में चर्चा की गई है। ये सब चीज़ें आप इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से आपको समझना है। तो ये जो इतिहास का जो ये कालखंड है, तो ये स्टार्टिंग होती है 7वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में। तो 7वीं से 12वीं सदी के बीच में ये काल है। इस समय पीरियड में, इस कालखंड में कौन से राजा आए और किन राजवंशों का उदय हुआ, ये सब इसके बारे में जानना है। यानी इस कालखंड में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजवंश का उदय हुआ। उन राजवंशों के बारे में जानना है, उनकी प्रशासन के बारे में जानना है, उनकी संस्कृति के बारे में जानना है और उनका आपस में संघर्ष को भी लेकर जानना है कि किस तरह उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आगे देखिएगा क्या इसमें बताया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक ये क्या बदलाव हुए, कौन कौन से राजा आए, इनके बारे में जानना है। जैसे 7वीं सदी में तो बड़े बड़े ज़मींदार आए। अब देखिए क्या हुआ करता था कि 7वीं सदी से पहले जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में जो है एक वंश था, गुप्त वंश। उस गुप्त वंश की चलता है, मतलब यहाँ पे शासन चलता था। तो वो जब ख़त्म होते हैं तो वो ख़त्म होने से बहुत सारे ज़मींदार होते हैं और यही ज़मींदार कुछ होते हैं बड़े, और आगे चल के यही प्रमुख राजवंशों की स्थापना करते हैं। तो देखिए 8वीं से यहाँ पे देखेंगे कि 8वीं से 9वीं सदी के बीच में आपको 3 राजवंश प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। एक राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं आप, पाल वंश है, एक गुर्जर प्रतिहार वंश है। तो इनके बारे में जानिएगा। फिर 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में एक चोल वंश के बारे में आप जानेंगे। बहुत ही एक शक्तिशाली वंश हुआ करता था। एक चौहान वंश के बारे में जानेंगे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानना है। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती रहेगी और यहाँ जो है सीधे बहुत सारी निरंतर विकास और इनका वर्चस्व स्थापित किस तरह हुआ, इन राजवंशों का वर्चस्व किस तरह स्थापित हुआ, कौन पावरफुल है, ये किस तरह हुआ। तो इसको इसी लेसन में इस सब चीज़ों के बारे में हमने समझना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें एक समझेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। ट्राइलैटरल जो संघर्ष है उसके बारे में जानिएगा कि क्या था ये। तो एक शहर था जिसका नाम था कन्नौज। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, एक रणनीतिक शहर था और गंगा के किनारे बसा हुआ था। तो ये शहर पर चाहते थे, ये जो 3 राजवंश आपने समझे हैं, एक गुर्जर प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट और एक पाल वंश, तो ये तीनों वंश चाहते थे कि हमारा कब्जा कन्नौज पर हो जाए। तो देखिए गुर्जर, तो इन तीनों लोग आपस में क्या हुआ, इन तीनों लोग का संघर्ष हुआ। इन तीनों लोग आपस में संघर्ष किए कि ये कन्नौज शहर हम जीत लें। तो इन तीनों के संघर्ष को ही हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आप याद रखेंगे कि किनके बीच में संघर्ष हुआ था, तो आप बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में हुआ और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ, यानी पाल, और इन तीनों के बीच में ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। किस शहर को लेकर? कन्नौज शहर को लेकर इन तीनों के बीच में संघर्ष था, युद्ध चलता था। तो इसी संघर्ष को आप बोलेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। अच्छा यहाँ देखिएगा, मानचित्र में आप समझेंगे कि मानचित्र में ये तीनों राष्ट्र, जो तीनों वंश हैं, वो कहाँ थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले ये जो एरिया है, तो आपको ये एरिया जो है आपको राष्ट्रकूट वंश मिलेगा। यहाँ आपको राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, जो राष्ट्रकूट वंश थे। तो वंश जो है एक पूरा कालखंड होता है, एक राजा का पूरा टाइम पीरियड होता है। मतलब समझिए कि बहुत सारे, एक वंश में बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ते हैं। तो एक राष्ट्रकूट वंश ये हुआ, और इस क्षेत्र में यानी भारत के पश्चिम और गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो बसा हुआ था, जो राजवंश बसा हुआ था इस पूरे क्षेत्र में, उसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पे शासन कर रहा था। और एक पाल वंश के बारे में आप जानते हैं, तो पाल वंश जो है वो आप समझेंगे वर्तमान के जो बिहार है और बंगाल है, पूरा जो क्षेत्र था वो पाल वंश के अंदर आता था। तो अब ये तीनों जो है आपस में संघर्ष करते थे, किस शहर के लिए? कन्नौज के लिए।
कन्नौज के, और इसी संघर्ष को आप कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, अब आगे समझिएगा, आगे देखेंगे। आगे देखिएगा राष्ट्रकूट के बारे में, देखें क्या होता है कि राष्ट्रकूट कौन थे। सबसे पहला राष्ट्रकूट राजा जो था वो उसका नाम क्या था, उसके बारे में जानिएगा। देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रकूट जो है कौन थे, तो ये चालुक्य के सामंत थे। तो एक इससे पहले एक राजवंश था, इससे पहले एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था चालुक्य। तो चालुक्य के सामंत थे राष्ट्रकूट, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी शक्ति बढ़ती गई, जो सामंत थे इनकी शक्ति बढ़ती गई, और इन्होंने क्या किया, अपने राजा को ही पराजित कर दिया, यानी चालुक्य के राजा को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद, और यहाँ दंती दुर्ग जो था, यानी राष्ट्रकूट जो प्रमुख था जिसका नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने चालुक्य राजा को हराकर यानी पराजित कर दिया, और स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र के ये बोल दिया कि हम ही अब यहाँ के राजा होंगे, और ये जो वंश चलेगा वो राष्ट्रकूट वंश रहेगा। अब देखिए एक और चीज आती है जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। अब देखिए जो दंती दुर्ग था, तो ये तो जीत लिया, लेकिन ये जीतने के बाद इसको क्षत्रिय बनना था। अब ये क्या था, लेकिन अब देखिए राजा बनने के लिए इस टाइम में क्या हुआ करता है कि क्षत्रिय होना बहुत जरूरी है। तो इसने एक अनुष्ठान कराया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ। एक अनुष्ठान किया, इस अनुष्ठान को ब्राह्मण लोग कराते थे, और यह माना जाता था कि ये अनुष्ठान जिसने कराया वो क्षत्रिय रूप में उसका पुनर्जन्म हो गया, क्षत्रिय रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। भले वह जन्म क्षत्रिय हो ना हो, लेकिन ये अनुष्ठान कराने के बाद तो ऐसा माना जाता था कि ये जो है राजा वो क्षत्रिय हो गया है। तो इस प्रकार राष्ट्रकूट ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत किया। तो अब जो है जब ये करा लिया अनुष्ठान, इसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या किया, मजबूत करना शुरू किया। कौन, किसने, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट के पहले राजा जो थे, यानी राष्ट्रकूट प्रधान जो थे, उनका नाम था दंती दुर्ग। चलें आगे देखेंगे, आगे देखिएगा। तो यहाँ चोल वंश के बारे में बात आती है कि चोल वंश किस तरह जो है। अब देखिए चोल वंश कहाँ, ये जो एक वंश था जिसका नाम था चोल वंश, आप देखेंगे मानचित्र में, देखिए चोल वंश कुछ आपका यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए पाल वंश देख रहे हैं ना, ये यही जो है पाल वंश में ही, यानी पाल वंश को ही आगे चलकर ये चोल वंश बनता है, यानी यहाँ पे ही इनको हटाकर जो है ये चोल वंश स्थापित होता। तो आप बताएंगे कि वर्तमान की जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र है, वहीं चोल वंश हुआ करता था। आगे देखेंगे, देखिए चोल साम्राज्य की सुदृढ़ प्रशासन। तो अब देखेंगे मान योग्यता क्या थी। देखिए इस टाइम में क्या हुआ करता था ना कि सभाएं बनाई जाती थी, यानी चोल वंश में जो था वो सभा बनती थी जो निर्णय करती थी कि हाँ राज्य में कैसे क्या होगा, प्रशासन को देखती थी। तो सभा का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी था, तो सभा का सदस्य बनने के लिए ये भूमि का स्वामी होना जरूरी था, यानी उसके पास अपना जमीन होना चाहिए। उस आदमी के पास, जो सभा का सदस्य बनेगा, उसके पास अपना जमीन होनी चाहिए और अपनी भूमि हो, और उसने भू राजस्व इकट्ठा कर सके, यानी वो जो उसकी जमीन हो बड़ी जमींदार हो, और वो उस जमीन से अपना जो है राजस्व भी इकट्ठा करता हो। और देखेंगे क्या कहा गया कि आयु और ज्ञान के बारे में बताया कि आयु कितनी होनी चाहिए उस आदमी की, जो सभा का सदस्य बनेगा, तो उसकी आयु 35 से लेकर 70 के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेदों का भी गहन अध्ययन अनिवार्य किया गया था। आगे देखेंगे कि ईमानदारी और अनुभव। तो इस जो सदस्य बनेगा वो एक तरह का ईमानदार भी हो, और प्रशासनिक मामले में भी उसका अनुभव होना चाहिए। आगे देखेंगे चुनाव की प्रक्रिया किस तरह थी। तो चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो लॉटरी था, मतलब जैसे कि क्या किया जाता था, एक कुंडल वलई में, मतलब मिट्टी के बर्तन में जो है पर्चे डाले जाते थे, और उसी पर्चे में निकाला जाता था, जिसका नाम आएगा वही जो है क्या होता था, वही जो है चुनाव मतलब सभा का सदस्य बनेगा। इस तरह से निष्पक्ष तरीके से जो है वो सदस्य बनाए जाते थे सभा के। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे जो है बात की गई है कि चोल वंश में दक्षता और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यानी
स्थानीय प्रशासन जो करता था वो सभाएं करती थी, तो सभा का जो मेंबर होते थे, सभाओं के जो सदस्य होते थे, वो स्थानीय स्वशासन के लिए यहाँ पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बात की गई है, देखेंगे कि चोल मंदिरों के बारे में बताया गया है। तो चोल, देखिए चोल एक वंश था, एक राजवंश था, और वो राजवंश वर्तमान में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित था। और चोल वंश का जो पहला राजा था वो विजयालय था, उसका नाम याद रखेंगे, विजयालय जो है पहला राजा हुआ करता था चोल वंश का। और चोल वंश के सबसे जो शक्तिशाली राजा थे वो राज प्रथम थे। तो यहाँ देखिएगा कि बताया गया है कि चोल शासकों में जो विशेषकर जो राज प्रथम थे और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जो थे वो उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जो है एक मंदिर का निर्माण कराया। ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो मंदिर आपने देख रहे हैं यहाँ पर, इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने और उनके पिता जो है राज प्रथम ने करवाया। और ये इस जो मंदिर का नाम था वो बृहदेश्वर मंदिर था। क्या नाम था? बृहदेश्वर मंदिर। ये तंजावुर में था। ये मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं था, मतलब यहाँ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सामाजिक भी कार्य होते थे, आर्थिक कार्य भी होते थे और सांस्कृतिक कार्य भी, मतलब जैसे समाज के लोग आपस में मिलते थे, आके इकट्ठा होते थे, प्लस आर्थिक मतलब पैसे भी, मतलब इसकी जो भूमि होती थी, यानी इस मंदिर की जो भूमि होती थी, उस भूमि से जो है राजस्व इकट्ठा किया जाता था और इस मंदिर से जो भी पैसे मिलते थे उनका यूज, उनका इस्तेमाल, उनका उपयोग किया जाता था राज्य के लिए। तो आर्थिक केंद्र का जो है, आर्थिक केंद्र उस टाइम में जो आर्थिक केंद्र था वो मंदिर ही था। तो मंदिर को भूमिदान जो दिया गया था, भूमिदार मिलती थी वे कारीगरों और पुजारियों को, श्रमिकों को रोजगार का स्रोत था। यानी जो दी गई जमीन, वो कारीगर यानी वहाँ जो काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा, पुजारी जो है उनको पैसा मिलेगा, श्रमिक जो काम करेंगे वहाँ उनको पैसा मिलेगा। और यहाँ देखिए कला का संरक्षक, यानी कला के संरक्षक किन्हें कहा जाता है? चोल को कहा जाता। तो चोल मंदिर जो है अपनी कांस्य मूर्ति, यानी इसमें जो मूर्ति थी वो कांस्य की बनी हुई थी और विश्व में प्रसिद्ध थी, जिनमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं, विशेष रूप से नटराज, जिनकी नटराज यानी शिव का एक रूप। देखिए यहाँ पे जो मंदिर में देवी देवताओं का विशेष जो यहाँ देवी देवताएं थे, यानी उनमें विशेष जो है नटराज की जो है मूर्ति मिलती है। नटराज वो थे, मतलब एक तरह का शिव का एक रूप, यानी शिव भगवान जो है उनके एक रूप को नटराज कहा जाता है। उनकी मूर्ति हमें यहाँ पर मिली है, उनकी मूर्ति आपको यहाँ मिली है। तो इतनी बातें हैं, इनकी इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं, ये और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना चीज़ें हैं जिसको आप रिवाइज़ करिएगा। और जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और रिवाइज़ करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।